नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय की तह तक जा रहे हैं जो हर व्यापार और यहाँ तक कि हम जैसे उपभोक्ताओं को भी कहीं ना कहीं छूता है। वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी में किसी सामान या सेवा की सप्लाई का मूल्य आखिर तय कैसे होता है? हाँ, ये बहुत ही बुनियादी सवाल है असल में। और ये समझना जरूरी क्यों है? वो इसलिए क्योंकि जीएसटी की सारी गणना वो इसी मूल्य पर टिकी होती है। बिल्कुल। तो आज जो हम बात कर रहे हैं वो सीजीएसटी अधिनियम 2017 के अध्याय 7 सप्लाई का मूल्य पर जो है उसके कुछ अंशों पर आधारित है। हम 31 अक्टूबर 2024 तक की कानूनी स्थिति को ध्यान में रखकर बात करेंगे। हाँ, लेटेस्ट स्थिति। हमारा मकसद ये समझना कि सप्लाई का मूल्य आखिर है क्या, खासकर उन सामान्य स्थितियों में जहां खरीदने और बेचने वाले अलग अलग हैं और सिर्फ पैसे का लेन देन हो रहा है। और साथ ही हम ये भी देखेंगे कि इस मूल्य में क्या क्या जुड़ता है और किन चीजों की छूट मिलती है। हाँ, इंक्लूजन्स और एक्सक्लूजन्स दोनों। अक्सर लगता है कि कीमत तो सीधी सी बात है, जो तय हुई वही है, लेकिन जीएसटी की दुनिया में इस कीमत की कई परतें हैं। तो चलिए आज इन्हीं परतों को एक एक करके खोलते हैं और देखते हैं कि असल में जीएसटी किस रकम पर लगता है। जरूर। तो सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। एकदम सामान्य हालात में जब दो अनजान पार्टियां असंबंधित पार्टियां व्यापार कर रही हैं तो सप्लाई का मूल्य क्या माना जाता है? बिल्कुल, ये सबसे आम स्थिति है और सीजीएसटी एक्ट का सेक्शन 15(1) इसी के बारे में है। ये कहता है कि अगर सप्लायर और प्राप्तकर्ता यानी सामान या सेवा देने वाला और लेने वाला एक दूसरे से संबंधित नहीं है, यानी अनरिलेटेड पर्सन। हाँ, अनरिलेटेड पर्सन्स। और दूसरी शर्त ये कि उस सप्लाई के लिए कीमत ही एकमात्र प्रतिफल है, सोल कंसिडरेशन। मतलब सिर्फ पैसा और कोई बाटर वगैरह नहीं। हाँ। लेन देन सिर्फ पैसे के आधार पर हो रहा है, कोई वस्तु विनिमय या और कुछ नहीं। तो ऐसी स्थिति में सप्लाई का मूल्य होगा ट्रांजैक्शन वैल्यू। लेन देन मूल्य, इसका मतलब क्या हुआ? जो बिल पर लिखा है वही? हाँ, काफी हद तक लेन देन मूल्य का मतलब है वो कीमत जो उस स्पेसिफिक सप्लाई के लिए वास्तव में चुकाई गई है या चुकाई जानी है। प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल जिसे कहते हैं। अच्छा। चुकाई गई है या चुकाई जानी है। हाँ। इसमें वो पैसा भी शामिल है जो दिया जा चुका है और वो भी जो भविष्य में दिया जाना तय हुआ है। और ये, जैसा आपने कहा, किसी लिस्ट प्राइस या एमआरपी से अलग हो सकता है। अच्छा। कोई उदाहरण है इसका? हाँ, जैसे मान लीजिए एक सीमेंट कंपनी है एक्स लिमिटेड, जिसका सामान्य थोक रेट है 7,000 रुपये प्रति मीट्रिक टन, लेकिन वो अपने ग्राहक वाई को, जिससे उसका कोई संबंध नहीं है, 6,700 रुपये प्रति मीट्रिक टन में सीमेंट बेचती है। तो यहाँ जीएसटी लगाने के लिए सप्लाई का मूल्य 6,700 रुपये ही माना जाएगा, न कि कंपनी का सामान्य थोक रेट 7,000 रुपये। अच्छा। सीधी सी बात, जिस कीमत पर सौदा हुआ वही मूल्य है, बशर्ते वो दो शर्तें पूरी हों, पार्टियां असंबंधित हों और कीमत ही एकमात्र प्रतिफल हो। अच्छा, तो ये तो इस सीधी सादी स्थिति, यानी पार्टियां अनजान, लेन देन सिर्फ पैसों का, तो तय कीमत ही जीएसटी का आधार। ये तो सरल लगता है। लगता तो है, लेकिन क्या व्यापार हमेशा इतना ही सरल होता है? क्या कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो इस तय कीमत के ऊपर जोड़ी जाती हैं, जिससे जीएसटी का मूल्य बढ़ जाता है? मुझे लगता है यहीं से मामला थोड़ा पेचीदा होना शुरू होता होगा। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यहीं पर सेक्शन 15(2) तस्वीर में आता है। ये उन चीजों की लिस्ट बताता है जिन्हें सप्लाई के मूल्य में शामिल करना अनिवार्य है, भले ही वो शुरू में तय कीमत का हिस्सा न लगे हों। अच्छा। ये वो परतें हैं जिनका आप जिक्र कर रहे थे। तो क्या क्या हैं ये जोड़ी जाने वाली चीजें अनिवार्य रूप से? इसमें कई बातें हैं, चलिए एक एक करके समझते हैं। पहला है सेक्शन 15(2)(a) के तहत जीएसटी कानूनों के अलावा, मतलब सीजीएसटी, एसजीएसटी वगैरह के अलावा किसी और कानून के तहत लगने वाले टैक्सेस, ड्यूटीज, सेस, फीस वगैरह, अदर सप्लायर इन्हें ग्राहक से अलग से वसूलता है तो इन्हें मूल्य में जोड़ा जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई म्युनिसिपल टैक्स लगता है तो वो जुड़ेगा। यानी जीएसटी के ऊपर और भी टैक्स जुड़ सकते हैं मूल्य में? हाँ, अगर वो किसी और कानून के तहत है और सप्लायर वसूल रहा है। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण है जो सीबीआईसी सर्कुलर से आया है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत वसूला जाने वाला टीसीएस, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। हाँ, टीसीएस, वो जीएसटी के लिए सप्लाई के मूल्य में शामिल नहीं किया जाएगा। ये एक आम उलझन थी जिसे साफ कर दिया गया है। ठीक है, यह ध्यान रखने वाली बात है, टीसीएस नहीं जुड़ेगा।
और क्या जुड़ता है? दूसरी चीज है सेक्शन 15(2)(b) के तहत कोई ऐसा भुगतान जो असल में सप्लायर को करना चाहिए था, लेकिन सप्लाई के सिलसिले में ग्राहक ने सीधे किसी तीसरे पक्ष को कर दिया। अच्छा, और ये रकम कीमत में शामिल नहीं थी। ये थोड़ा समझाइए, कोई उदाहरण देकर, ये कंफ्यूजिंग लग रहा है। जरूर। मान लीजिए एक कंपनी ग्रैंड बिल ने अपने डीलर्स के लिए एक इवेंट आयोजित करने का कॉन्ट्रैक्ट एबीसी को दिया। कॉन्ट्रैक्ट के तहत इवेंट में लगने वाले कुछ छोटे वेंडर्स, जैसे मान लीजिए सॉफ्ट ड्रिंक सप्लायर, का भुगतान ग्रैंड बिज को करना था। ठीक है, ग्रैंड बिज की जिम्मेदारी थी। हाँ, लेकिन हुआ ये कि एबीसी ने जो इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे थे, उसने सीधे सॉफ्ट ड्रिंक वाले का बिल चुका दिया। अब चूंकि ये भुगतान असल में ग्रैंड बिज की जिम्मेदारी थी, तो एबीसी द्वारा चुकाई गई ये रकम ग्रैंड बिज द्वारा एबीसी को दी जा रही इवेंट मैनेजमेंट सप्लाई के मूल्य में जोड़ दी जाएगी। ओह, मतलब सप्लायर की देनदारी अगर ग्राहक चुकाए तो वो भी मूल्य का हिस्सा बन जाता है? हाँ, अगर वो कीमत में पहले से शामिल नहीं है तो। अच्छा, ये दिलचस्प है। इसका मतलब हिसाब किताब बहुत ध्यान से रखना होगा कि कौन किसका खर्चा उठा रहा है। और तीसरा है सेक्शन 15(2)(c) के तहत आकस्मिक खर्चे, इंसिडेंटल एक्सपेंसेस। इसमें वो सब खर्चे आते हैं जो सप्लायर सप्लाई के संबंध में करता है, डिलीवरी के समय या उससे पहले, और ग्राहक से वसूलता है। जैसे कमीशन, पैकिंग का खर्चा। अब पैकिंग भी दो तरह की हो सकती है। एक तो वो जो सामान के साथ जरूरी है, प्राइमरी पैकिंग, और दूसरी ट्रांसपोर्ट के लिए अतिरिक्त पैकिंग। दोनों के खर्चे अगर ग्राहक से लिए जा रहे हैं तो जुड़ेंगे। इसके कुछ और उदाहरण हो सकते हैं, पैकिंग और कमीशन के अलावा? हाँ, बिल्कुल। जैसे ग्राहक की तरफ से किसी एजेंट को दिया गया कमीशन जो सप्लायर वसूल रहा है, या फिर सामान का इंस्पेक्शन या सर्टिफिकेशन करवाने का चार्ज अगर सप्लायर ले रहा है, ग्राहक की जगह पर जाकर इंस्टॉलेशन और टेस्टिंग करने का चार्ज, माल तुलवाने का खर्चा, मतलब तुलाई चार्ज। अच्छा, वो वेटमेंट चार्जेस। हाँ, तुलाई चार्ज, लोडिंग या अनलोडिंग चार्ज अगर सप्लायर अलग से ले रहा है, यहाँ तक कि किसी विशेष डिजाइनिंग का चार्ज भी अगर वो सप्लाई से जुड़ा है और ग्राहक से वसूला जा रहा है, ये सब मूल्य में जुड़ जाते हैं। बाप रे, तो मतलब बिल पर दिखने वाली कीमत के अलावा भी बहुत कुछ है जो जीएसटी के दायरे में आ सकता है। और क्या है इस लिस्ट में? चौथा है सेक्शन 15(2)(d) के तहत ब्याज, विलंब शुल्क या जुर्माना। अगर ग्राहक सप्लायर का भुगतान करने में देरी करता है और उस देरी के लिए सप्लायर उससे कोई ब्याज, लेट फीस या पेनल्टी वसूलता है, तो वो रकम भी सप्लाई के मूल्य में जोड़ी जाएगी। इसका कोई उदाहरण? मान लीजिए 1000 रुपए का सामान था। हाँ, मान लीजिए 2000 रुपए की सप्लाई हुई और भुगतान की शर्त थी कि 1 महीने के अंदर करना है, वरना ब्याज लगेगा। ग्राहक ने 2 महीने बाद भुगतान किया। अगर मान लीजिए 12% प्रति वर्ष यानी 1% प्रति माह की दर से ब्याज तय था, तो 1 महीने की देरी के लिए 20 रुपए ब्याज लगेगा। तो अब सप्लाई का कुल मूल्य 2000 रुपए प्लस 20 रुपए = 2020 रुपए माना जाएगा। अच्छा, उस ब्याज पे भी जीएसटी लगेगा? हाँ, उस 20 रुपए पर भी। और एक और बात यहाँ ध्यान देने वाली है, ऐसे ब्याज या शुल्क का टाइम ऑफ सप्लाई, मतलब वो समय जब इस पर जीएसटी देना होगा, वो तारीख मानी जाती है जब सप्लायर को ये रकम मिलती है। ओह, जब पैसा मिलेगा तब टैक्स देना है? हाँ, और इस पर जीएसटी की दर वही लगती है जो मूल सप्लाई पर लगी थी। यानी देरी से पेमेंट करने पर न सिर्फ ब्याज देना पड़ता है, बल्कि उस ब्याज पर जीएसटी भी लग सकता है, और वो भी मूल सामान वाली दर से। ये जरूर कई लोगों को चौंका सकता है। हाँ, बिल्कुल। और आखिरी चीज क्या है जो जुड़ती है? पांचवा और आखिरी आइटम है सेक्शन 15(2)(e) के तहत सब्सिडी। अगर किसी सप्लाई की कीमत से कोई सब्सिडी सीधे तौर पर जुड़ी है, तो उसे मूल्य में जोड़ा जाएगा। सब्सिडी जुड़ेगी? ये तो उल्टा लग रहा है। हाँ, जुड़ेगी, लेकिन इसमें एक बड़ा अपवाद है। अगर सब्सिडी केंद्र या राज्य सरकार ने दी है, तो उसे मूल्य में नहीं जोड़ा जाएगा। अच्छा, तो सरकारी सब्सिडी को छोड़कर बाकी सब जुड़ेंगे? बिल्कुल। इसे भी एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए एक नोटबुक की असल कीमत 50 रुपए है। एक एनजीओ छात्रों की मदद के लिए 30 रुपए प्रति नोटबुक की सब्सिडी देता है, ताकि छात्र उसे सिर्फ 20 रुपए में खरीद सकें। ठीक है। चूंकि ये सब्सिडी एक गैर सरकारी संस्था यानी एनजीओ से आ रही है, तो जीएसटी लगाने के लिए सप्लाई का मूल्य 50 रुपए माना जाएगा। यानी 20 रुपए जो छात्र से मिले और 30 रुपए जो एनजीओ से मिले, दोनों मिलाकर। ओह, यानी जीएसटी पूरे 50 रुपए पर लगेगा? हाँ,
लेकिन अगर यही 30 रुपए की सब्सिडी सरकार देती तो जीएसटी सिर्फ 20 रुपए पर लगता, क्योंकि सरकारी सब्सिडी को मूल्य से बाहर रखा गया है। और ये भी साफ है कि सब्सिडी उसी सप्लायर के मूल्य में जोड़ी जाती है जिससे वो मिलती है। समझ गया। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो सप्लाई का मूल्य सिर्फ वो नहीं जो टैग पर लिखा है, इसमें दूसरे कानून के टैक्स यानी टीसीएस को छोड़कर सप्लायर के बदले ग्राहक द्वारा चुकाए गए खर्चे, पैकिंग, कमीशन जैसे अतिरिक्त शुल्क, पेमेंट में देरी का हर्जाना और गैर सरकारी सब्सिडी भी जुड़कर वो अंतिम आंकड़ा बनाते हैं जिस पर जीएसटी लगता है। ये तो हुई मूल्य बढ़ाने वाली बातें। हाँ, ये सब इंक्लूजन्स है। हाँ, ये सब इंक्लूजन्स हैं। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। क्या कुछ ऐसा भी है जो इस मूल्य को कम करता है? मेरा मतलब है डिस्काउंट या छूट का क्या होता है? क्या हर तरह की छूट सप्लाई की वैल्यू कम कर देती है? ये एक बहुत ही व्यवहारिक सवाल है और इसका जवाब है नहीं। हर तरह का डिस्काउंट मूल्य से नहीं घटाया जा सकता। सेक्शन 15(3) इसके लिए काफी स्पष्ट नियम बताता है। डिस्काउंट को मूल्य से घटाने की अनुमति कुछ शर्तों के साथ मिलती है। अच्छा, क्या है वो शर्तें? 2 मुख्य स्थितियां हैं। पहली, सेक्शन 15(3)(a) के तहत अगर डिस्काउंट सप्लाई होने से पहले या सप्लाई होने के समय ही दे दिया गया है, मतलब ऑन द स्पॉट। हाँ, और उसे बाकायदा उस सप्लाई के इनवॉइस यानी बिल में अलग से दिखाया गया है। ये सबसे सीधी स्थिति है। जैसे ट्रेड डिस्काउंट। बिल्कुल। जैसे मान लीजिए रॉयल बिस्किट कंपनी अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को बिस्किट बेचती है। लिस्ट प्राइस है 200 रुपए प्रति पैकेट, लेकिन वो सप्लाई के समय ही 30% का ट्रेड डिस्काउंट देती है। तो इनवॉइस पर लिस्ट प्राइस 200, डिस्काउंट 60 और अंतिम कीमत 140 दिखाई जाएगी। ठीक है। इस स्थिति में जीएसटी 140 रुपए पर लगेगा। ये साफ और सीधा है। ठीक है, ये तो हुआ ऑन द स्पॉट डिस्काउंट जो बिल पर दिख रहा है। लेकिन कई बार डिस्काउंट बाद में भी तो दिए जाते हैं, जैसे साल के अंत में टारगेट पूरा होने पर या जल्दी पेमेंट करने पर। हाँ, उनका क्या होता है? हाँ, यहीं पर दूसरी स्थिति आती है जो सेक्शन 15(3)(b) में है और थोड़ी जटिल है। ये है सप्लाई के बाद दिया गया डिस्काउंट, पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट। ऐसा डिस्काउंट सप्लाई के मूल्य से केवल तभी घटाया जा सकता है जब 2 शर्तें एक साथ पूरी हों। 2 शर्तें कौन सी? पहली शर्त, ये डिस्काउंट सप्लाई होने के समय या उससे पहले हुए किसी समझौते अग्रीमेंट के तहत दिया गया हो। यानी ये पहले से तय होना चाहिए कि किन परिस्थितियों में डिस्काउंट मिलेगा, और ये डिस्काउंट हर उस इनवॉइस से संकीर्ण रूप से जोड़ा जा सकना चाहिए जिस पर ये लागू होता है। अच्छा, मतलब पहले से एग्रीमेंट होना चाहिए। हाँ, और दूसरी शर्त, जिस ग्राहक को ये डिस्काउंट मिला है उसने इस डिस्काउंट की रकम पर मिलने वाले जीएसटी के अनुपात में अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी रिवर्स कर दिया हो। आईटीसी रिवर्सल, ये क्या होता है? थोड़ा समझाएंगी? देखिए, इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी का मतलब है कि जब कोई व्यापारी खरीदारी करता है तो उस पर चुकाए गए जीएसटी का क्रेडिट उसे मिल जाता है, जिसे वो अपनी बिक्री पर लगने वाले जीएसटी से एडजस्ट कर सकता है। हाँ, ये तो पता है। अब अगर उसे बाद में कोई डिस्काउंट मिलता है तो खरीदी का मूल्य कम हो गया, यानी उसे असल में कम जीएसटी चुकाना चाहिए था। तो जो अतिरिक्त क्रेडिट उसने पहले ले लिया था उसे सरकार को वापस करना होता है। इसी को आईटीसी रिवर्सल कहते हैं। अच्छा, तो मतलब बाद वाले डिस्काउंट के लिए पहले से लिखित समझौता होना चाहिए और ग्राहक को अपना आईटीसी भी कम करना होगा अगर ये शर्तें पूरी ना हो तो। अगर ये दोनों शर्तें पूरी नहीं होती तो सप्लाई के बाद दिया गया डिस्काउंट जीएसटी के लिए सप्लाई के मूल्य से नहीं घटाया जाएगा। मतलब जीएसटी कम नहीं होगा? नहीं, सप्लायर भले ही ग्राहक को पैसे वापस कर दे या छूट दे, लेकिन वो अपनी जीएसटी देनदारी कम नहीं कर पाएगा। ऐसी स्थिति में सप्लायर ग्राहक को सिर्फ एक कमर्शियल क्रेडिट नोट जारी कर सकता है जिसमें केवल डिस्काउंट की रकम का जिक्र होता है, जीएसटी का कोई समायोजन नहीं होता। ओह, यानी सप्लायर को जीएसटी पूरे अमाउंट पर ही देना पड़ेगा? बिल्कुल। इसके कुछ उदाहरण हो सकते हैं ताकि और साफ हो जाए? बिल्कुल। बाद वाले डिस्काउंट के। बिल्कुल। मान लीजिए राजू अप्लायंसेज ने दिवाली पर ऑफर निकाला कि जो डीलर पूरे साल में 100 टीवी सेट खरीदेंगे उन्हें 5% का अतिरिक्त डिस्काउंट मिलेगा जो साल के अंत में दिया जाएगा। ये ऑफर सप्लाई से पहले ही घोषित था, मतलब समझौता हो गया। ठीक है। साल के अंत में एक डीलर ने 100 टीवी खरीद लिए। राजू अप्लायंसेज ने उसे 5% डिस्काउंट दिया और एक क्रेडिट नोट जारी किया जिसमें जीएसटी भी एडजस्ट किया गया। डीलर ने भी उस डिस्काउंट पर मिलने वाले आईटीसी को रिवर्स कर दिया। तो यहाँ शर्तें पूरी हुई और डिस्काउंट मूल्य से घटेगा। ये तो ठीक है। अब वो उदाहरण जहां नहीं घटेगा। हाँ, मान लीजिए
पिंक एंड ब्लू प्राइवेट लिमिटेड PBPL ने ऑरेंज प्राइवेट लिमिटेड OPL को माल बेचा। समझौते में लिखा था कि अगर OPL 1 महीने के अंदर भुगतान कर देता है तो उसे 2% का प्रॉम्प्ट पेमेंट डिस्काउंट मिलेगा। OPL ने समय पर भुगतान कर दिया। PBPL ने GST एडजस्टमेंट के साथ क्रेडिट नोट जारी किया और OPL ने अपना ITC रिवर्स कर दिया। यहां भी डिस्काउंट मूल्य से घटेगा। हाँ, ये भी ठीक है। लेकिन अब सोचिए कि PBPL और OPL के बीच प्रॉम्प्ट पेमेंट डिस्काउंट का कोई पूर्व समझौता नहीं था। OPL ने समय पर भुगतान कर दिया और खुश होकर PBPL ने बाद में उसे 2% डिस्काउंट देने का फैसला किया, बिना एग्रीमेंट के। हाँ, चूंकि ये पूर्व समझौते के तहत नहीं था, पहली शर्त पूरी नहीं हुई, तो भले ही OPL को डिस्काउंट मिल गया, PBPL इस डिस्काउंट को अपनी सप्लाई के मूल्य से घटा नहीं सकता। वो सिर्फ एक कमर्शियल क्रेडिट नोट देगा और OPL को ITC रिवर्स करने की जरूरत नहीं होगी, नहीं PBPL की GST देनदारी कम होगी। समझ गया। यानी बाद वाले डिस्काउंट के लिए नियम काफी सख्त हैं। बिना पूर्व समझौते के या बिना ITC रिवर्सल के डिस्काउंट देने से सप्लायर की GST लायबिलिटी कम नहीं होती। बिल्कुल। इसी तरह साल के अंत में दिए जाने वाले टर्नओवर डिस्काउंट अगर पहले से तय नहीं थे, सिर्फ अच्छे संबंधों के लिए दे दिए गए, तो वो भी मूल्य से नहीं घटेंगे। जो स्पष्टीकरण भी है सर्कुलर के जरिए, जैसे बाय मोर सेव मोर वाले डिस्काउंट, मतलब स्टैगर्ड डिस्काउंट्स, अगर इनवॉइस पर दिख रहे हैं तो घटेंगे। मात्रा आधारित डिस्काउंट, पीरियोडिक या वॉल्यूम डिस्काउंट्स अगर समझौते के तहत हैं और ITC रिवर्सल की शर्त पूरी होती है तो घटेंगे। लेकिन वो डिस्काउंट जो सप्लाई के समय पता ही नहीं थे, सेकेंडरी डिस्काउंट्स जिन्हें कहते हैं, वो मूल्य से नहीं घटते। अच्छा। और एक बीमा वाला पॉइंट भी है। बीमा में मिलने वाला नो क्लेम बोनस NCB अगर पॉलिसी का हिस्सा है और इनवॉइस में डिस्काउंट के तौर पर दिखाया गया है तो उसे मान्य छूट माना जाता है और GST घटे हुए प्रीमियम पर लगता है। तो कुल मिलाकर डिस्काउंट के मामले में, खासकर सप्लाई के बाद मिलने वाले डिस्काउंट के लिए, दस्तावेज और शर्तों का पालन बहुत जरूरी है। हर छूट का मतलब GST की बचत नहीं है। ये एक अहम सबक है। बिल्कुल सही। हमने शुरू में बात की थी कि सेक्शन 15(1) तब लागू होता है जब सप्लायर और प्राप्तकर्ता असंबंधित हों। तो ये संबंधित व्यक्ति, रिलेटेड पर्सन्स, कौन होते हैं और क्या इनके बीच लेन देन में मूल्य अलग तरीके से तय होता है? हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। सेक्शन 15 के साथ एक एक्सप्लेनेशन, मतलब स्पष्टीकरण जुड़ा है जो बताता है कि किन्हें संबंधित व्यक्ति माना जाएगा, और इसकी परिभाषा काफी व्यापक है। कौन कौन आते हैं इसमें? इसमें शामिल है ऐसे व्यक्ति जो एक दूसरे के व्यवसाय में ऑफिसर या डायरेक्टर हैं, जो कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त पार्टनर है, मालिक और कर्मचारी। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय भी? हाँ, फिर कोई भी व्यक्ति जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दोनों संस्थाओं में 25% या उससे ज्यादा वोटिंग स्टॉक या शेयर रखता है या उन पर नियंत्रण रखता है। 25% या ज्यादा? ठीक है। हाँ, एक व्यक्ति दूसरे को नियंत्रित करता है, जैसे होल्डिंग और सब्सिडियरी कंपनी। कोई तीसरा व्यक्ति उन दोनों को नियंत्रित करता है, जैसे एक ही ग्रुप की 2 कंपनियां। वो दोनों मिलकर किसी तीसरे व्यक्ति को नियंत्रित करते हैं। एक ही परिवार के सदस्य। परिवार के सदस्य भी? हाँ, परिवार के सदस्य भी। और वो स्थिति जहां एक व्यक्ति दूसरे का सोल एजेंट, सोल डिस्ट्रीब्यूटर या सोल कंसेशनियर है। बाप रे, तो बहुत लंबी लिस्ट है। हाँ, काफी व्यापक है। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि इस परिभाषा में न सिर्फ इंसान बल्कि कानूनी व्यक्ति जैसे कंपनियां, फर्म आदि भी शामिल हैं। तो अगर सप्लाई संबंधित व्यक्तियों के बीच होती है तो क्या होता है? क्या तब भी लेन देन मूल्य ही आधार रहता है? नहीं, यहीं पर नियम बदल जाते हैं। सेक्शन 15(4) कहता है कि अगर सप्लाई संबंधित व्यक्तियों के बीच हुई है या फिर कीमत ही एकमात्र प्रतिफल नहीं है। अच्छा, वो दूसरा केस भी जहां बार्टर वगैरह है? हाँ, जैसे मान लीजिए कुछ पैसे लिए और कुछ पुराना सामान ले लिया, तो इन दोनों ही स्थितियों में संबंधित व्यक्ति या कीमत एकमात्र प्रतिफल न होना मूल्य सेक्शन 15(1) के तहत, यानी लेन देन मूल्य के आधार पर तय नहीं होगा। तो फिर कैसे तय होगा? क्या कोई अलग तरीका है? बिल्कुल। ऐसे मामलों के लिए और कुछ अन्य विशेष प्रकार की सप्लाई के लिए जिन्हें सरकार अधिसूचित कर सकती है, वो सेक्शन 15(5) में है। मूल्य का निर्धारण CGST नियमों के चैप्टर 4 यानी डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई रूल्स में दिए गए वैल्यूएशन रूल्स के अनुसार किया जाता है। वैल्यूएशन रूल्स ये क्या हैं? ये नियम अपने आप में काफी विस्तृत हैं और उनमें अलग अलग स्थितियों के लिए मूल्य निकालने के तरीके बताए गए हैं, जैसे ओपन मार्केट वैल्यू देखना या
मिलती जुलती सप्लाई का मूल्य लेना या फिर लागत आधारित मूल्य कॉस्ट प्लस मेथड अपनाना, इन नियमों की गहराई में जाना आमतौर पर एडवांस्ड लेवल की स्टडी का हिस्सा होता है। तो मतलब जहां रिश्तेदारी या वस्तु विनिमय जैसी बातें आ जाती हैं, वहां मामला और पेचीदा हो जाता है और कीमत तय करने के लिए अलग नियम लगते हैं। हाँ बिल्कुल। इससे एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि इन जटिल स्थितियों में, जैसे अपनी ही ग्रुप कंपनी को माल बेचना या किसी सेवा के बदले कोई और सेवा लेना, मूल्यांकन आखिर कैसे किया जाता होगा ताकि वो निष्पक्ष हो? टैक्स अथॉरिटीज कैसे देखती होंगी इसे? बिल्कुल, ये एक बड़ी चुनौती होती है। वैल्यूएशन रूल्स इसी निष्पक्षता को सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए हैं ताकि टैक्स की चोरी ना हो और सही मूल्य पर जीएसटी लगे, भले ही पार्टियों के बीच का सौदा बाजार भाव पर ना हुआ हो। उनका उद्देश्य यही है कि आर्टिफिशियली कम कीमत दिखाकर टैक्स न बचाया जा सके। समझ गया। चलिए, तो आज की चर्चा को समेटते हैं। हमने काफी कुछ समझा। हाँ, काफी सारे पहलू कवर हुए। तो सार ये निकला कि सामान्य परिस्थितियों में जब पार्टियां असंबंधित हों और सिर्फ पैसा शामिल हो, जीएसटी उस कीमत पर लगता है जो वास्तव में चुकाई या चुकाई जानी है, यानी लेन देन मूल्य। सही। लेकिन ये कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। इस मूल्य में कई चीजें जुड़ती हैं, जैसे जीएसटी के अलावा दूसरे टैक्स, टीसीएस को छोड़कर सप्लायर की तरफ से ग्राहक द्वारा किया गया भुगतान, पैकिंग कमीशन जैसे खर्चे, पेमेंट में देरी का ब्याज और गैर सरकारी सब्सिडी। बिल्कुल, ये सब जुड़ जाते हैं। और दूसरी तरफ कुछ चीजें घटती भी हैं, यानी डिस्काउंट। लेकिन डिस्काउंट घटाने के लिए, खासकर सप्लाई के बाद वाले डिस्काउंट के लिए, शर्तें सख्त हैं। पूर्व समझौता और ग्राहक द्वारा आईटीसी रिवर्सल जरूरी है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर पार्टियां संबंधित हैं या कीमत के अलावा कुछ और भी लेन देन में शामिल है, तो फिर मूल्यांकन के लिए विशेष नियम यानी वैल्यूएशन रूल्स लागू होते हैं। आपने बिल्कुल सही सारांश दिया। सही मूल्य निर्धारण वाकई जीएसटी सिस्टम की रीढ़ है। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो व्यापारों के लिए इन नियमों को समझना सिर्फ टैक्स की सही गणना के लिए ही नहीं, बल्कि भविष्य में होने वाली कानूनी अड़चनों, नोटिस और पेनाल्टी से बचने के लिए भी बेहद जरूरी है। हाँ, कंप्लायंस के लिहाज से। बिल्कुल। सही मूल्यांकन और उसका पालन यानी कंप्लायंस व्यापार की नींव को मजबूत करता है और अनिश्चितताओं को कम करता है। आज की बातचीत ने ये तो साफ कर दिया कि जीएसटी में कीमत सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, इसके पीछे नियमों का एक पूरा ताना बाना है। हमने देखा कि जब कीमत के अलावा भी कुछ लेन देन में शामिल हों, जैसे वस्तु विनिमय या बार्टर या पार्टियां संबंधित हों, तो मूल्यांकन के नियम अलग हो जाते हैं। अब जरा ये सोचिए, हमारे रोजमर्रा के व्यावसायिक जीवन में ऐसी कितनी स्थितियां आती होंगी जहां लेन देन सिर्फ शुद्ध पैसों का नहीं होता, जैसे पुरानी मशीन देकर नई लेना या अपनी एक कंपनी से दूसरी को सेवाएं देना या किसी कर्मचारी को रियायती दर पर सामान बेचना। हाँ, ये बहुत आम है। इन सब का मूल्यांकन कितना चुनौतीपूर्ण हो सकता है और कानून कैसे सुनिश्चित करता होगा कि इन पर भी सही टैक्स लगे। ये एक ऐसा विचार है जो हमें इन नियमों की बारीकियों और उनके पीछे की मंशा को और गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। सही कहा आपने, ये सोचने वाली बात है। उम्मीद है आज की इस गहरी पड़ताल से आपको जीएसटी में सप्लाई के मूल्य निर्धारण की जटिलताओं को समझने में मदद मिली होगी। धन्यवाद।